आदाब दोस्तों, जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां बात सिर्फ करेंगे जंग की, जहां लेबनान से लेकर के गजा के अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ इजराइल में हो रहा है, वो तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। जहां हम बात करेंगे कि जिस घर में याह्या सिनवार ने शहादत पाई, उसको कैसे जमींदोज करने का काम इजरायली फौज द्वारा किया गया, कैसे हिजबुल्लाह के रॉकेट लगातार बरस रहे हैं और कैसे इजराइल जो है, चाहे गजा हो चाहे लेबनान हो, अपने आतंकी हमलों को आसमानी हमलों से जारी रखे हुए हैं। जहां सबसे पहले बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां जबलिया का कैंप बना है इजराइल के गले का कांटा। जी हां दोस्तों, जबलिया का कैंप इजराइल के गले का कांटा बन रहा है। जब तक इसका वजूद नहीं मिट जाता, यह बयान हमास के नेता नजार रयान का कहना था, जिन्हें 2009 में इजराइल ने शहीद कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह बात अब हकीकत में तब्दील हो रही है, क्योंकि रविवार को इजरायली फौज ने यह ऐलान किया कि जबलिया में हुए मुकाबले के दौरान 401 ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान डक्सा मारे गए और एक और अफसर गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के मुताबिक कर्नल डक्सा का मारा जाना इजरायली फौज के लिए एक बड़ा नुकसान है। कई कारणों से उन्हें अल अक्सा तूफान जंग की शुरुआत के बाद मारे गए सबसे अहम इजरायली सैन्य अधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। पहला कारण यह है कि कर्नल डक्सा 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड का कमांडर था, जो 162वीं डिवीजन के तहत आता था। यह इजरायली फौज की सबसे महत्वपूर्ण और नख्बा बख्तरबंद ब्रिगेड में से एक था, जिसे स्टील शूज के नाम से जाना जाता था। दूसरा कारण यह है कि डक्सा ने शिफा, जैतून, बिन हनून, जबलिया और राफा में सभी हमलावर कार्रवाइयों की क़ियादत की थी। वे इंसानी और प्राकृतिक संसाधनों की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें हुलाकू के नाम से भी पुकारा जाता था। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि गजा में भुखमरी है दोस्तों। जी हां, गजा 40 वर्षीय समाहिरा शनाबीर अपने छोटे बेटे महमूद के कमजोर शरीर को दिखाते हुए आंखों में बेबसी और हसरत के साथ कहती है, वल्लाह हम थक गए हैं और जिस्म टूट चुका है। कुपोषण की वजह से उन्हें महमूद को पास के नासिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, जो गाजा के दक्षिण हिस्से में स्थित खान यूनुस के पश्चिम इलाके में है। उस स्कूल के करीब है जहां वे फिलहाल रह रही हैं। समाहिर 47 साल की है, एक विधवा है, 3 बच्चों की मां है। उनके सबसे बड़ा और बेटा अहमद, बीच वाला इब्राहिम और सबसे छोटा महमूद है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम साबरीन है, जो अपने पति के साथ रहती है। अपने पति की मौत के बाद समाहिर अपनी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश के लिए समर्पित करती है। युद्ध शुरू होने के बाद समाहिर को अपने बच्चों के साथ गजा के उत्तरी इलाके में स्थित बीत हनून से लेकर दक्षिण में स्थित राफा तक 8 बार अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। समाहिर ने एक सुकून भरी और साधारण जिंदगी जी थी। जैसा कि उन्होंने अल जजीरा नेट को बताया कि हम अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट थे, लेकिन फिर जंग शुरू हो गई और हमारी दुनिया बदल गई। हमने अपना घर खो दिया, बेघर हो गए और मैंने अपनी मामूली बचत भी ट्रांसपोर्ट के किराए में खर्च कर दी। हमने सड़कों और समुद्र के किनारे कई दिन गुजारे। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि सिनवार की शहादत वाले घर को उड़ा दिया गया है। इजराइल ने उस घर को विस्फोट से उड़ा दिया है जहां याह्या सिनवार के साथ आखिरी मुठभेड़ हुई थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई दिनों लोगों ने टिप्पणी की कि उन्हें जिंदा और बाद में डराता है। ट्विटर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर यह संदेश गूंज उठा कि सिनवार की मौजूदगी और उनकी शहादत दोनों ही इजराइल के लिए एक बड़ा डर बन गई है। इजराइल ने न सिर्फ सिनवार की जिंदगी में उनसे मुकाबला किया, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनकी याद और उनकी प्रतिरोध की छवि से निपटने की कोशिश कर रहा है। घर, कुर्सी, कोफिया और लाठी, तमाम चीजें प्रमुख याह्या सिनवार की शहादत से पहले उनके आखिरी दृश्य को दर्शाती है। इस आखिरी दृश्य में जो कुछ भी दिखा, उसने इजरायली कब्जे को पागल कर दिया है। जिस नतीजे को उन्होंने अपनी जीत समझा था, वह एक शर्मनाक मीडिया हार में तब्दील हो गया है।
इस वजह से इजराइल ने अपने तमाम मीडिया साधनों को जुटाया ताकि इस दृश्य को सोशल मीडिया से मिटाया जा सके, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल नाकाम रहा और वे सिनवार की इस छवि को खत्म नहीं कर पाया। इस विफलता के बाद इजराइल ने उस घर को विस्फोट से उड़ाने की योजना बनाई जिसमें हमास के सियासी दफ्तर के प्रमुख याहिया सिनवार ने पनाह ली थी और शहीद हो गए थे। वास्तव में जब इजराइल की इस मंशा की खबरें फैलने लगी थी, वे उस घर को तबाह करना चाहता है, तो कई खातों पर एक वीडियो साझा किया गया जिसमें कहा गया कि इजराइल ने रफा शहर के एक रिहायशी इलाके को उड़ा दिया है, जिसमें वे घर भी शामिल था जहां याहिया सिनवार ने पनाह ली थी। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, इजरायली फौज की 401 बटालियन ढेर हो चुकी है। जी हां, एहसान डक्सा इजरायली 401वीं ब्रिगेड का कमांडर, जिसकी मौत गजा के उत्तर में हुई है। डक्सा इजरायली सेना के एक प्रमुख कमांडर था और 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की क़यादत करता था, जो इजराइल की सबसे अहम और नख्बा सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है। गजा में हालिया झड़पों के दौरान डक्सा की मौत को इजराइल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। फलस्तीनी प्रतिरोध संगठनों ने उनकी मौत को इजरायली सेना की कमजोरी और गजा में जारी प्रतिरोध की कामयाबी के तौर पर देखा है। एहसान डक्सा, जो इजरायली सेना में कर्नल के पद पर था, उसका जन्म 1983 में हुआ। वे द्रुज समुदाय से ताल्लुक रखता था और 2024 में हमास के हमलों में ढेर हो गया। हमास के सैन्य विंग कस्साम ब्रिगेड के बीच गजा के उत्तरी इलाके में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में उसे बम से उड़ाया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले जारी हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि वे लेबनान में अपनी जमीनी कार्रवाई जारी रखेगा। इस ताजा हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज करने की बात कही है और लेबनान में जमीनी ऑपरेशन जारी रखने की बात कही है। ये झड़पें इस क्षेत्र में जारी संघर्ष का हिस्सा हैं, जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कई बार हिंसक टकराव हो चुका है। इजरायली हवाई हमलों ने आज सुबह दक्षिण लेबनान और पूर्व में बेका इलाके के कस्बों को निशाना बनाया, जबकि उत्तर के इजराइल के गलील इलाके में रॉकेट हमलों के बाद सायरन बजने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। इजरायली सेना ने आज सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि इजरायली वायुसेना ने दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इजराइल दक्षिण लेबनान और गजा पट्टी दोनों में अपनी जमीनी कार्रवाइयों को जारी रखेगा। इसके अलावा गलील इलाके के सफद में स्थित जीव अस्पताल ने बताया कि उसने रात भर में उत्तरी इलाकों से लड़ाई में घायल हुए 15 सैनिकों को भर्ती किया है। अल जजीरा की संवाददाता ने बताया कि इजरायली हमलों ने आज सुबह बालबेक शहर और बेका के हजीन गांव को निशाना बनाया, साथ ही दक्षिण लेबनान के हनीन और रामिया कस्बों पर भी हमले किए हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि 15 से ज्यादा इजरायली सैनिक ढेर हुए हैं हिजबुल्लाह के हमलों में। इजरायली हवाई हमलों ने आज सुबह दक्षिण लेबनान और पूर्व के बेका इलाके के कस्बों को निशाना बनाया, जबकि उत्तरी इजराइल के गलील इलाके में रॉकेट हमले के बाद सायरन बजे। इजरायली सेना ने यह साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह ने जंग में भारी क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है और भारी नुकसान जो है इजरायली फौज को उठाना पड़ रहा है। बयान में यह साफ कहा गया है कि इजराइल दक्षिण लेबनान और गजा पट्टी दोनों जगह पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, जिसके बाद से यह मामला और उलझता जा रहा है, जहां हर तरफ यह दिखाने की कोशिश है कि भैया हम जंग जीत रहे हैं, पर असल में हर तरफ से इजराइल घिर चुका है, जो आज सुबह बालबेक शहर और बेका के हजीन गांव को निशाना बनाया था। साथ ही दक्षिण लेबनान के हनीन और रामिया कस्बों पर भी हमले किए और जब ये हमले उसके द्वारा किए जा रहे हैं तो इजरायली मीडिया के हवाले से जीव मेडिकल सेंटर के तमाम रिपोर्ट सामने आई, घायलों को भर्ती कराने की बातें सामने आई हैं और ये बात की तस्दीक की गई कि रविवार को इजरायली मीडिया ने इस बात को कहा कि कुछ घंटों में 26 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश लेबनान सीमा पर हुई झड़प में घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 घायलों में से 23 सैनिक लेबनान की सीमा पर हुए संघर्ष में घायल हुए, जबकि 3 सैनिक गजा में घायल हुए।
इससे पहले इजरायली मीडिया ने स्वीकार किया कि हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने दक्षिण लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिकों के एक समूह पर हमला किया है, जिसे कठिन घटना करार दिया गया और इस हमले में तकरीबन 31 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इस्लामिक प्रतिरोध के मुजाहिदीनों ने इजरायली जमीनी अभियान की शुरुआत से अब तक इजराइल को हुए नुकसान का आकलन करते हुए कहा कि लगभग 55 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं। साथ ही 20 मरकबा टैंकों को भी तबाह करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, जो रविवार से आज सुबह की सोमवार की घटना तक में हुआ। वहीं सातवीं खबर आप देख सकते हैं कि बाल बेका में नरसंहार इजराइल का जारी है। इजराइल द्वारा एक भीषण नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इसके साथ ही इजरायली हवाई हमलों में लेबनान में कर्ज अल हसन नामक संस्था की इमारतों को भी तबाह किया गया है। कर्ज अल हसन संस्था, जो आमतौर पर आर्थिक सहायता और कर्ज मुहैया कराती है, उसको निशाना बनाने से लेबनान में वित्तीय संरचना का बड़ा असर पड़ने की आशंका है। बालबेक और अन्य इलाकों में लगातार बढ़ते इजरायली हमलों ने न केवल इंसानी जिंदगियों को नुकसान किया है, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बड़े पैमाने पर तबाह किया जा रहा है, जिससे हालात और बदतर हो गए हैं। इजरायली कब्जा विभिन्न लेबनानी इलाकों पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें रिहायशी इमारतों और सामाजिक संस्थाओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों के नतीजों में कई लोग शहीद हो गए हैं। अल-मायदीन के संवाददाता ने बालबेक से बताया कि आज सुबह इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और 8 लोग घायल हुए हैं। यह हवाई हमला बालबेक के नबी अनाम मोहल्ले में अली अब्दो उस्मान घर पर 3 मिसाइलों से किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की आपसी नजदीकी ने नागरिकों को बचाने के कम को और मुश्किल कर दिया है, जहां हमले ने न सिर्फ उस मकान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बल्कि आसपास घरों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बालबेक बदनाइल इलाके में इजरायली हवाई हमले में एक सीरियाई नागरिक की भी मौत हो गई है, जैसा कि अल बेका में स्थित हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट किया। इसी तरह इजरायली विमानों ने बालबेक के हनीन गांव पर भी हमला किया, जैसा कि नेशनल न्यूज एजेंसी ने इसकी पूरी रिपोर्ट दी। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल का जबलिया पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। इजरायली कब्जा जबलिया पर लगातार आग के घेरे बना रहा है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। कमाल अदवान अस्पताल में स्थिति को तबाही के रूप में दिखाता है और बताया कि दवाओं का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस लगातार हमले ने नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और घायल लोगों के इलाज में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल में दवाओं और अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया है, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अल-मायदीन ने गजा स्थित संवाददाता के मुताबिक आज सुबह इजरायली कब्जे ने गजा और उत्तर पश्चिम स्थिति सफ्तावी इलाके और जबलिया शरणार्थी शिविर के आसपास आग के घेरे बना दिए हैं, जो उत्तर गजा पर 17वें दिन भी जारी घेराबंदी के दौरान किया गया है। संवाददाता ने यह बताया कि इजरायली तोपखाने की बमबारी जबलिया और उसके आसपास के इलाकों में लगातार जारी है, जबकि मलबे के नीचे फंसे नागरिकों की मदद के लिए अपीलें जारी हैं, जो हमलों की वजह से फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि इजरायली तोपखाने के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए, कई अन्य घायल हुए। यह हमला उत्तरी गजा के सफ्तावी इलाके में लगातार किया जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो लगातार इंटेलिजेंस टावर्स के पास एक क्षेत्र को निशाना बना रही है। जबकि इजरायली युद्धक विमानों और ड्रोन का भी उड़ान जारी है और कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक ने गजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में स्थिति को तबाही करार दिया है और बताया कि दवाओं चिकित्सा का स्टॉक खत्म हो रहा है, उसके लिए लोगों को बचाने के लिए जरूरत पड़ रही है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल ने अमेरिका को युद्ध विराम के संदर्भ में अपनी शर्तें पेश की हैं। अमेरिकी वेबसाइट ऑक्सियस ने सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि इजराइल ने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन को एक दस्तावेज सौंपा,
जिसमें लेबनान में युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी शर्तें पेश की हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह दस्तावेज अमेरिकी दूत आमोस होकस्टीन की बैरूत यात्रा से पहले व्हाइट हाउस को सौंपा है। इजरायल की इस शर्त पत्र पर मोसाद इजरायली सामरिक मामलों के मंत्री रॉम डेरमर द्वारा एक रक्षा मंत्री सेना के साथ चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इजरायल के प्रस्ताव में मुख्य शर्त यह है कि उनकी सेना को हिजबुल्लाह को फिर से हथियार बंद होने से रोकने और दक्षिण लेबनान में उसकी सैन्य बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण निगरानी रखने की अनुमति दी जाए। और कौन अपील कर रहा है दोस्तों? इजराइल अपील कर रहा है, हिजबुल्लाह से इजाजत मांग रहा है, तब जाकर के यह जंग रुकेगी। क्योंकि अक्सियस ने इन दोनों शर्तों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया है कि लेबनानी सशस्त्र बलों और संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी बल को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं कि इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को मार गिराया है। जी हां दोस्तों, लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने रविवार शाम 9 बजे अभियानों को अंजाम देने की घोषणा की, जो गजा पट्टी में मजबूत फिलिस्तीनी प्रतिरोध और लेबनानी लोगों की सुरक्षा के समर्थन में की गई है। मुख्य अभियानों में हिजबुल्लाह के हवाई रक्षा इकाई के मुजाहिदीनों ने इजरायली ड्रोन हर्मेस 900 को मार गिराया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाली सेना के तोपखानों के ठिकाने ओडम और बेट हेलेल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इजरायली कब्जे वाली फौज की अग्रिम पंक्तियों पर भी हमले किए गए हैं, जिसमें मलकिया और मरकबा टैंक की पूर्वी इलाके के साथ खलावर्दा और जबाल काहिल और इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर मिसाइलों की बारिश की गई है। इसके साथ ही क्रिया शुमोना पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इस बीच यह भी बताया गया कि सफत में जीव मेडिकल सेंटर ने इस बात की तस्दीक की कि रात भर लेबनान की उत्तरी सीमा के पास से लड़ाई में लगभग 26 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल होकर के आए, जिसमें से 15 ढेर हो चुके हैं और कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। और हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले शहर हाइफा और शिमशोन बेस को भी गजा के अपनी जवाबी कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में निशाना बनाया है। इसके साथ ही कई अन्य अभियानों को लगातार हिजबुल्लाह द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जहां यह बात क्लियर हो चुकी है कि आसमानी हमले में इजराइल जितना नुकसान पहुंचा सकता है इंसानियत का कत्लेआम करके, वो उस खेल में माहिर है और वो ये काम बखूबी कर रहा है। पर जिस खेल में इजराइल माहिर नहीं है, उधर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि चाहे आप बात करें फिलिस्तीन की, चाहे आप बात करें लेबनान की, भारी नुकसान इजरायली फौज को उठाना पड़ रहा है, जहां तबाही के मंजर देखे जा सकते हैं।